नमस्ते मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। कक्षा 7वीं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बच्चों इकाई नंबर 2 से पाठ क्रमांक 4 शब्द संपदा पढ़ते हैं। शब्द संपदा इस पाठ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी का जन्म 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा कर्नाटक में हुआ। इनकी रचनाएं लगभग 65 पुस्तकें, अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। इनका परिचय यहाँ पर दिया गया है। डॉक्टर रणसुभे जी मराठी भाषी हिंदी लेखक, प्राध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। तो रणसुभे जी जो मराठी भाषी हिंदी लेखक, मतलब उनकी जो मातृभाषा है वो मराठी है, लेकिन वो हिंदी भाषा में अपना लेखन करते हैं। तो बच्चों ये जो प्रस्तुत पाठ जो है वो एक निबंध है, ठीक है। तो प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। सही बात है बच्चों कि हमें अपनी शब्द संपदा बढ़ानी चाहिए। अगर हमारे पास बहुत अच्छी शब्द संपदा होगी तो हम अपना विचार दूसरों तक ठीक तरीके से पहुंचा सकते हैं। हम अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, हम अच्छे से संवाद कर सकते हैं, हम किसी मंच पर खड़े रहकर अपनी बात बहुत से लोगों तक पहुंचा सकते हैं अगर हमारे पास शब्द संपदा अच्छी हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबें हमें पढ़नी चाहिए। तो इसी के संदर्भ में इस पाठ में जो दिया गया है वो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। हम ये पाठ विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखो ये जो पाठ है ये निबंध है। तो आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? आदिम अवस्था, आदिम यानी प्राचीन। तो इस आदिम अवस्था से मतलब जब अश्मयुगीन मानव था, जो मानव जंगलों में रहता था, उस मानव से लेकर आज के मानव तक की जो भी विकास की यात्रा है उसका रहस्य किसमें है? ये प्रश्न हमें लेखक यहाँ पूछते हैं। अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति का मूल है। मस्तिष्क यानी हमारी बुद्धि। इस प्रश्न का उत्तर कुछ लोग ऐसे देते हैं कि अन्य प्राणी, जितने भी हमारे धरती पर प्राणी हैं, उनमें से सबसे ज्यादा बुद्धिमानी प्राणी अगर कोई है तो वो है मनुष्य। इसीलिए हमारा विकास हो सका है, हमारा विकास अभी तक होता रहा है, ऐसा हमें जवाब मिलता है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। सही बात है, हमारा जो मस्तिष्क है वो विकसित तो है ही, लेकिन इस मस्तिष्क ने मतलब हमारी बुद्धि ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ है। सही बात है बच्चों, अगर हम भाषा न बोल पाते तो शायद हमारी इतनी प्रगति ना होती, क्योंकि भाषा वो माध्यम है जो है जिससे हम विचारों की लेन देन करते हैं, एक दूसरे को हम अपने समझा सकते हैं। तो भाषा ही सभी प्रगति की जड़ है और ये सच भी है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। दुनिया में जितनी भी ज्ञान शाखाएं हैं उनका विकास भाषा के कारण ही हुआ है। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। अगर हम अर्थपूर्ण शब्द ना उच्चारे तो हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी। जैसे कि राम को आम पसंद है, ये तो कोई भी समझ सकता है, लेकिन आम राम पसंद ऐसा बोला तो नहीं समझ में आएगा ना। इसीलिए भाषा का अर्थ क्या है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। शब्द तो अर्थपूर्ण होने चाहिए, लेकिन उनका क्रमबद्ध संयोजन भी होना चाहिए, मतलब वो क्रम अनुसार ही बोले जाने चाहिए, तभी भाषा समझ में आती है, ठीक है। आगे लेखक कहते हैं शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। ये तो सभी जानते हैं बच्चों कि अगर
किसी की मीठी बोली हो तो सभी के सभी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन अगर कोई कड़वा बोलने वाला हो, हमेशा दूसरों को अपमानित करने वाला हो, तो उसके पास जाने से हर कोई कतराता है। यानी कि उसके अगर शब्द मीठे हो तो उसके साथ बात करने के लिए लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन अगर किसी के शब्द कड़वे हो तो उसके साथ बात करने के लिए हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं गया। मतलब शब्दों में इतनी ताकत है कि उस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। जैसे लोकमान्य तिलक है, लोकमान्य तिलक क्या कहते थे? लोकमान्य तिलक जी कहते थे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध हक है और वो मैं लेकर ही रहूंगा। उनके इन शब्दों में ताकत थी। उसी प्रकार महात्मा गांधी कहते थे कि अहिंसा परमो धर्म। इन शब्दों में भी बड़ी ताकत थी। तो शब्दों की ताकत की ओर लेखक हमें देखने के लिए कहते हैं। शब्द ही मनुष्य को जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को तोड़ते हैं। मीठे शब्द मनुष्यों को जोड़कर रखते हैं और कड़वे शब्द एक दूसरे से दूर करते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है। विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अक्षर क्या है? ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। वह अक्षर क्या है? निर्जीव है। अगर देखो ये अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अक्षर निर्जीव है ना। ये चल सकते हैं क्या? ये खुद बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। लेकिन मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है। मनुष्य क्या करता है? उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब ये अक्षर मनुष्य पढ़ता है, बोलता है, तो वो क्या हो जाते हैं? जीवंत हो जाते हैं। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। शब्द जब जीवंत हो जाते हैं तो क्या होता है कि मनुष्य के स्वभाव गुण उनमें आने लगते हैं। जैसा व्यक्ति होता है वैसे ही उसकी बोल होते हैं। अच्छा सज्जन व्यक्ति कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, वो अच्छी बातें करता है। लेकिन अगर कोई उद्दंड व्यक्ति होता है तो वो कभी अच्छी बातें नहीं करता, वो दूसरों को अपमानित करने में ही अपना भला समझता है। तो ये जो शब्द है, ये शब्द हमें कैसे इस्तेमाल करने हैं ये हम पर है। जिस प्रकार के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वैसे ही स्वभाव गुण हमारे नजर आते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। मनुष्यों के तरह तरह के स्वभाव हमें देखने को मिलते हैं, तो शब्दों के स्वभाव भी उसी प्रकार है। उनके भी कई सारे नमूने हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। ठीक है। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। जो लोग दूसरों को हंसाते हैं वो भी अच्छे शब्द इस्तेमाल कर ही हंसाते हैं और ये शब्द ही लोगों को हंसाते हैं। लेकिन कोई मनुष्य होता है जो हमेशा दूसरों को तकलीफ देता है, तो वो तकलीफ दे शब्द इस्तेमाल करता है जिससे कि सामने वाला व्यथित होता है। व्यथित होता है मतलब दुखी होता है। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कई बार ऐसे कड़वे शब्द हमें सुनने को मिलते हैं कि जिससे हमें रोना आ जाता है। तो शब्द बुरे नहीं है, उसे बोलने वाला बुरा है। शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना है ये हम पर निर्भर है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। लोग प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि अच्छे शब्द, प्रियनीय शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, पसंदीदा शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वो शब्द भी बहुत प्रिय हो जाते हैं, इसीलिए वो लोग भी प्रिय हो जाते हैं। उन्हें बार बार सुनने के, गुनगुनाने की इच्छा होती है। ऐसे शब्द जो हमें पसंद है उन्हें बार बार सुनने की और गुनगुनाने की इच्छा होती है। जैसे कोई हमारा पसंदीदा गाना हो, उसे हमें बार बार गुनगुनाने की इच्छा होती है, इसीलिए वो शब्द हमें प्रिय लगते हैं। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर लेखक ने कितने सारे शब्दों के स्वभाव हमें बताए हैं। तो कुछ शब्द कैसे होते हैं? धोखा देने वाले होते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनमें दो दो अर्थ छुपे होते हैं, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? धोखा देने वाले होते हैं। जैसे एक शब्द है दिन। दिन का मतलब होता है दिवस, और दिन और एक शब्द है जिससे होता है दिन, उसका मतलब होता है गरीब। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? धोखा देने वाले होते हैं। उच्चारण भर से मात्र हम उसे धोखा
खा सकते हैं। उसी प्रकार एक शब्द है बलि। बलि का मतलब होता है जो बलशाली होता है वो बलि, और एक बलि का मतलब ऐसा होता है कि जिसकी बलि दी जाती है वो बलि। तो ऐसे शब्द कैसे होते हैं? धोखा देने वाले शब्द होते हैं। तो कुछ शब्द निरर्थक होते हैं, निरर्थक जिनमें कुछ भी अर्थ छुपाना हो वो शब्द होते हैं निरर्थक। तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन होते हैं। कुछ शब्द कैसे होते हैं? सज्जन होते हैं, जैसे अजी, आइए, बैठिए। तो ये शब्द क्या है? सज्जन शब्द है। आदरणीय, यह शब्द भी सज्जन शब्द है। उसी प्रकार सात्विक शब्द होते हैं कुछ, जैसे ओम। जो भी ऐसे शब्द होते हैं वो होते सात्विक। उसी प्रकार सभ्य और सुसंस्कृत शब्द होते हैं। सभ्य और सुसंस्कृत शब्द मतलब हम किसी को आदर भाव से बुलाते हैं तो वो जो शब्द होते हैं वो सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वो तो मिल ही जाएगा। देखो बच्चों, ये कैसे वाक्य है? कुछ मत करो, जो भाग्य में है वो तो मिल ही जाएगा। ये लाइन पढ़कर या ये लाइन सुनकर हम क्या बन जाते हैं? निष्क्रिय बन जाते हैं। अगर किसी के मन में ये बात बैठ जाए कि कुछ मत करो, जो भाग्य में होने वाला है वो तो होगा ही, तो वो क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। वो कुछ काम करने का नहीं सोचेगा। लेकिन ये तो गलत है ना। कुछ मत करो, जो भाग्य में है वो तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं होता बच्चों। मेहनत करो और अपना जो लक्ष्य है उसे पाने के लिए हमेशा कोशिश करो, तो आगे बढ़ते रहो तो निश्चित ही हमारा विकास होता है। ऐसे शब्दों में मत उलझो, यही लेखक हमें यहाँ बताना चाहते हैं। उसी प्रकार नहीं है तो नहीं मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की और 5% बुद्धि की और 5% संयोग की जरूरत होती है। न्यूटन का नियम याद रखो बच्चों। किसी भी काम के लिए हमें 90% परिश्रम करना होता है और उसमें सिर्फ 5% बुद्धि की आवश्यकता होती है और 5% संयोग की आवश्यकता होती है। संयोग यानी हमारा नसीब या फिर कोई योग जो जुड़कर आता है। परंतु याद रखें किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की ही जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय बनाते हैं, जैसे कि कुछ मत करो, जो होना है वो तो होगा ही, नसीब में जो होता है वो तो लिखा होता है, वो तो होता ही है, या फिर नहीं है तो नहीं मिलेगा। ये शब्द कैसे है? निष्क्रिय है, ये हमें निष्क्रिय बनाते हैं। तो इनको अपने जीवन से निकाल बाहर करो और याद यह रखो कि किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए यानी कि उसको पूर्ण करने के लिए हमें 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ये लाइन ध्यान में रखो। ये कौन सी? किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ये लाइन हमेशा बच्चों ध्यान में रखो और इसे जीवन में पूरी तरह उतार लो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी का पाठ हम अगले वीडियो में